हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर जो हमने क्लास 12 का स्टार्ट किया है उसका पार्ट नंबर 12 है। ठीक है, और आज हम इसमें देखेंगे कूलाम के नियम यानी विद्युत बल की सीमाएं, विद्युत बल की सीमाएं। और क्या हम देखेंगे इसमें, और हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? कूलाम का नियम, विद्युत बल की विशेषताएं। ठीक है, तो ये बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कंपटीशन में भी इजी टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा। तो मेनली ये 12th बोर्ड के लिए ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग अपना काम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिए क्या है। कूलाम के नियम यानी विद्युत बल की सीमाएं, यानी वो उसका सीमा क्या है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कूलाम का नियम का सीमा क्या है, कब कब उसको लगाया जा सकता है, कब नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स दो आवेशों के बीच निकालेंगे वो कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक, सारा समझ में, और ये एग्जाम में आपको आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले वाले लेक्चरों में हम सारी बातें आपको बता चुके हैं। वहां से भी आप अगर पढ़े हैं तो वहां से भी आपका रिकॉल हो जाएगा। इसका मतलब आपका कूलाम का नियम का रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 क्या बोलता है। तो कूलाम का नियम यानी विद्युत बल की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला बोल रहा है, इसमें बोलता है आप कि कूलाम का नियम क्या होता है बाबू। कूलाम का नियम या विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये होता है, और ये बोलता है कि दोनों आवेश क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। दोनों आवेश एकदम स्थिर रहना चाहिए। दोनों आवेश आपका जो है वो स्थिर रहना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। हालांकि थोड़ा मोड़ा चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, हल्का स्पीड से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि विद्युत विभव में और विद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे कि आवेश थोड़ा हल्का गति से चलेगा। ठीक है, ये बिंदु आवेश होना चाहिए। ये आवेश क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए, और बिंदु आवेश के बारे में हम आपको बताए हैं। और ये विराम में रहना चाहिए। ठीक है, यानी स्थिर रहना चाहिए। तो पहला क्या बोल रहा है? पहला नियम बोल रहा है, पहला जो है वो क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है यह नियम केवल स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच ही लगता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है 10 पे पावर माइनस 15 अगर हम चाहें तो इसको हम आपको अच्छा से डिलीट करके हम लिख देते हैं 10 पे पावर माइनस 15 होगा। ठीक है, और ये 10 पे पावर माइनस 15 की दूरी कहाँ होती है? तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है बाबू। मिटाते मिटाते भर में आपको हम समझा भी देते हैं कि ये है क्या है, ये दूरी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? 10 पे पावर माइनस 15 जो होता है वो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम का नियम सही नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के बीच तो कूलाम का बल लगेगा, बहुत सारा प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच कूलाम का बल नियम या विद्युत बल लगेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच तो नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। और यहाँ पर एक बल और लगता है, यहाँ पर दो बल लगता है। कौन कौन बल लगता है? एक विद्युत बल और दूसरा होता है बाबू नाभिकीय बल। कौन बल? नाभिकीय बल। तो यहाँ पे नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल को दबा देता है। नहीं समझे? अगर कोई बलवान आदमी है और एक हल्का आदमी है तो बलवान आदमी का ताकत हल्के आदमी के ताकत को दबा देता है। उसी तरह से नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल से मजबूत होता है, और नाभिक में ये दोनों बल होता है। विद्युत बल भी होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। यानी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल मजबूत होता है। ठीक है, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। यानी यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 पर पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम का नियम सही नहीं होता, यानी विद्युत बल का नियम हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है, क्योंकि इसी में बोल रहा है क्योंकि इस दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। हम आपको बता चुके हैं नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है, और नाभिकीय बल जो होता है वो विद्युत बल से क्या होता है? काफी मजबूत होता है। ठीक, चलिए आगे बोलता है यदि आवेश, तीसरा नंबर बोल रहा, यदि आवेश का आकार अनियमित हो। आवेश का आकार मतलब आवेशित वस्तु का आकार अनियमित हो। अनियमित माने एक ऐसा हो और एक ऐसा हो। अनियमित हो, ले लीजिए ऐसा हो और इस पर प्लस भरा हो और यहाँ पे प्लस हो। ठीक है, अनियमित हो तो कूलाम का नियम
तो कूलाम का नियम को लागू करना कठिन हो जाता है, क्योंकि आवेशों के बीच की दूरी निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो दूरी निर्धारित कर लिया आसानी से, लेकिन यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी जो है, ये दूरी, इसको हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं, आसानी से हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनियमित आकार के आवेशित वस्तुओं के बीच कूलाम का नियम यानी विद्युत बल का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है चौथा नंबर में, यह नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर G_m1m2/r² सार्वत्रिक नियम था, माने हर सभी स्थानों पर लगता था, कहीं भी ले जाइए वो नियम लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो विद्युत बल है, विद्युत बल का नियम है या कूलाम का नियम है, वो सार्वत्रिक नहीं है। जगह जगह पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। वेरी कर जाएगा माने परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है, नियम नहीं है, यानी यह नियम सभी परिस्थितियों में या जगहों में सही नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा हो गया कौन चीज, सीमाएं। किसकी सीमाएं, कूलाम के नियम यानी विद्युत बल के नियम की सीमाएं। अब हम लोग विशेषताएं पर चलते हैं। तो विशेषताएं इसकी क्या क्या है देखें हम लोग। तो क्या है, कूलाम के नियम यानी विद्युत बल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो पहली विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। तो पहली विशेषताएं ये है कि ये विद्युत बल जो है, ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आपको पता है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और दो असमान आवेशों यानी एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा, और दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो पहला इसका गुण क्या है, यह बल, पहला गुण क्या है, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बोला जा रहा है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, यह नियम वर्ग व्युत्क्रम, यह नियम यानी विद्युत बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या है बाबू, तो वर्ग व्युत्क्रम नियम हम आपको बताते हैं कि क्या है, 1/r²। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मिटा के बता देते हैं कि वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या है। ठीक है, यहाँ 1/r², और कुछ नहीं, 1/r²। ठीक है, 1/r²। तो यहाँ बोलने का मतलब है 1/r², ये होता है। यानी आपको तो पता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कहाँ से आया था, तो आया था F ये, और इसी को बोलते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम। ठीक है, तो यह नियम या विद्युत बल जो है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। और वर्ग व्युत्क्रम नियम ये है, F इज इनवर्सली, माने F जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती है, इसलिए इसको हम लोग वर्ग व्युत्क्रम नियम कहते हैं। इसी को बोला जाता है वर्ग व्युत्क्रम नियम। ठीक है, चलिए तीसरा बोला जा रहा है। तीसरा बोला, यह नियम या विद्युत बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि F12 यानी पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा जो बल लगेगा उसका परिमाण और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा परिमाण बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत होता है। यानी ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, विद्युत बल और या कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरे नियम का पालन करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है, कूलाम का नियम या विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण, तो जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग क्या किए हैं, इसका बात किए हैं कि कूलाम का नियम विद्युत या विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। और हम आपको बताए हैं F नेट बराबर प्रत्येक आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये आपको हम पिछला वीडियो जो हमने डाला है लेक्चर, ठीक है, पार्ट 11 में, तो उसमें ये डिस्कस किए हैं, वहाँ देख लीजिएगा अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 5वां, कूलाम का नियम या विद्युत बल निर्वात या माध्यम दोनों में लग सकता है। ये भी हम लोग देख चुके हैं। कूलाम का नियम या विद्युत बल निर्वात, तो निर्वात वाला का फॉर्मूला क्या है बाबू, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये निर्वात है। और माध्यम वाला का हम आपको बताए थे, माध्यम वाला का हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, माध्यम वाला का बताए थे आपको हम 1/4πε0 K लिख दीजिए या εr लिख दीजिए Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये माध्यम, ये निर्वात में भी लग सकता है और माध्यम में भी लग सकता है, दोनों में लग सकता है। ठीक है, 6ठा नंबर हम बात करते हैं, विद्युत बल केंद्रीय बल होता है।
विद्युत बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। क्यों केंद्रीय बल होता है? क्योंकि ये अगर ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है तो ये इसके आवेशों के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी इसी पे लगता है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल बोलते हैं। और विद्युत बल क्षेत्रीय बल होता है। 7वां नंबर का बोल रहा है विद्युत बल क्षेत्रीय बल होता है। तो क्षेत्रीय बल मतलब कि वो डायरेक्ट टच में, दोनों आवेश टच में नहीं रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं और वो अपने आप बल लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टच में नहीं रहते हैं, सीधा संपर्क में रहते हैं, दूर रहेंगे, आपस में बल लगाएंगे, या वो आकर्षण का लगाएंगे चाहे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। 8वां नंबर बोल रहा है कि विद्युत बल संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, 11th क्लास में है, वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य एक बंद रास्ते पर किया जाए। यानी अगर कार्य करें हम ए से किसी चार्ज को उठा करके ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर ले आ दें, फिर ले आ दें ऐसे और W कर दें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? W बराबर 0 आएगा। तो ये बात किससे करता है? तो ये बोलता है कि आप ये आवेश ए बिंदु पर है और यहाँ पर एक बी बिंदु है, तो आप आवेश को जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से ही बात करता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है अर्थात इस बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। आप ऐसे भी अगर ये ए बी यहाँ पर बी ले लेते हैं और इधर से इधर काम करवा देते हैं, तो इसके द्वारा जो काम होगा, अगर इसको हम बोलते हैं W1, इसको बोलते हैं W2 और इसको बोलते हैं हम लोग W3, तो क्या होगा? ये होगा आपका कि W1 बराबर W2 बराबर W3 होगा। W1 बराबर W2 बराबर W3, यानी पहला रास्ता के द्वारा किया गया कार्य, दूसरा रास्ता के द्वारा किया गया कार्य और तीसरा रास्ता के द्वारा किया गया कार्य, तीनों का होगा बराबर होगा, ठीक है। ये W2 है और ये W3 है, ठीक है। और अच्छा से हम आपको बता देते हैं, ये बोल रहा है कि अगर किसी आवेशित वस्तु को हमको यहाँ Q1 है और इसको A बोल देते हैं और यहाँ पर B बोल देते हैं और यहाँ पर इसको उठा करके हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ले गए, इसको हम W1 बोल देते हैं, इसको हम W2 बोल देते हैं और ये ऐसे ले जा गए हैं और ये हम W3 बोल देते हैं। तो सारे केस में इसका ये किस पर निर्भर करेगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा। यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका W1 बराबर W1 माने कि एक पहला रास्ता पर किया गया कार्य, दूसरा रास्ता के द्वारा किया गया कार्य और तीसरा रास्ता के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा, ठीक है। यानी बल्कि नहीं करता, बल्कि आवेशित वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप उठा करके ए से बी गए, बी से फिर ए गए, तो W का हो जाएगा 0, WAB 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गए और फिर यहाँ आ गए, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। इसलिए संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो विद्युत बल या कूलाम का नियम जो भी है, विद्युत बल वो संरक्षी बल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9वां नंबर है, बोल रहा है कि विद्युत बल जो है, 9वां नंबर बोल रहा है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। यानी F इलेक्ट्रिकल वो मजबूत होता है, किससे? F ग्रेविटेशनल, ठीक है। ये आपको मालूम होगा, ठीक है। 4 प्रकार के बल होते हैं दुनिया में, ठीक है। इस संसार में 4 प्रकार के बल हैं। विद्युत बल लिख देते हैं, 4 प्रकार के बल आप 11th में पढ़े होंगे। नाभिकीय बल, उसके बाद है विद्युत बल, उसके बाद है कमजोर बल और है गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका ऑर्डर ये है बाबू, यानी नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल से बलवान है, कमजोर बल से भी बलवान है, विद्युत बल बलवान है और गुरुत्वाकर्षण बल से बलवान विद्युत बल है, ठीक है। तो ये 9वां नंबर आपको साबित हो गया कि विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। और ये जो हमने अभी आपको बताया है, ये आपको ज़्यादातर आपको कहाँ बात होगी? ये आपका बात होगी बोर्ड के एग्जाम में होगी और छोटा मोटा एग्जाम में या दे सकता है, इसमें से कुछ पॉइंट आपको घुमा फिरा के दे देगा कंपटीशन में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये हमारा पार्ट 12 जो लेक्चर है स्थिर वैद्युतिकी का आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए और अपने चैनल को फिजिक्स 4D क्लासेस 24 को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।